जिंदाबाद जिंदाबाद सतीश पूनिया जिंदाबाद 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 भारत माता की ये टोंक हमारे लिए अंग्रेजी में कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत हुई, उससे आधा काम हो गया। यहाँ के सांसद महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक, सबकी इच्छा थी कि जिस तरीके से कार्यकर्ता उत्साहित हैं और मोदी जी की नीतियों के प्रति आसक्त हैं, उससे ये मनोबल मिलता है कि हम इस आंकड़े को आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि 1 लाख मुझे बड़ा लगता था, लेकिन आज जिस तरीके से लोग जुड़ते हैं तो ये आंकड़ा छोटा लगने लगा। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम 5 लाख तक पहुंच सकते हैं। एक बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा जन अभियान होगा कि जिसके ज़रिए हमारी बच्चियों को, अक्सर जो ड्रॉप आउट है स्कूल का, वो इसलिए होता है कि उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं होते, शादी में उनको तकलीफ आती है। सुकन्या समृद्धि योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऐसी योजना है जो बच्ची को कॉलेज की पढ़ाई से लेकर उसके विवाह तक आर्थिक ताकत देती है। और ये सारा काम, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जन भागीदारी, इस जन भागीदारी से ही पूरा होता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सक्षम है कि इस सुकन्या समृद्धि को अब एक जन आंदोलन में तब्दील कर देगा। सर, कांग्रेस के अंदरूनी जो ओलंपिक चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, कांग्रेस की स्थिति तो अब वो फिल्म के गाने की तरह हो गई कि दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा एक वहाँ गिरा। गुलाम नबी आज़ाद से लेकर जितने तमाम लोग थे कांग्रेस से, अब उन्होंने नाता तोड़ लिया। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की नीति में और विचार में अब बहुत ज़्यादा अंतर आया है। वो अप्रासंगिक हो गई, समय के हिसाब से उन्होंने अपने आप को बदला नहीं। और जो चापलूसी की उनकी खानदानी परंपरा थी नेहरू गांधी खानदान के प्रति, उसके कारण लोगों में एक निराशा थी, कांग्रेस पार्टी के लोगों में। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर बीजेपी तक के उस सफ़र में अपने नीतियों और कार्यक्रमों और व्यवहार से उन्होंने लोगों के दिल में जगह बनाई। और एक बड़ा कारक होता है कि जब नेतृत्व सक्षम होता है, ईमानदार होता है, मजबूत होता है और समाज को समर्पित होता है, देश के प्रति समर्पित होता है, तो लोगों का उस विचार के प्रति, संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति झुकाव होता है। तो यही कारण है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से बिखराव के दौर पर है। और राजस्थान की राजनीतिक स्थिति कोई भी दिशा ले सकती है, लेकिन हम लोग पूरे तरीके से आश्वस्त भी हैं और समर्पित भी हैं कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में 23 का इंतजार भी करेंगे और 23 में पूरी मजबूती से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएंगे, राजस्थान से कांग्रेस को विदा करेंगे और जो लोक कल्याण का मार्ग मोदी जी ने दिखाया उस पर चल के राजस्थान की जनता के बदलाव के लिए काम करेंगे। मजबूत होता है और समाज को समर्पित होता है, देश के प्रति समर्पित होता है, तो लोगों का उस विचार के प्रति, संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति झुकाव होता है। तो यही कारण है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से बिखराव के दौर पर है। और राजस्थान की राजनीतिक स्थिति कोई भी दिशा ले सकती है, लेकिन हम लोग पूरे तरीके से आश्वस्त भी हैं और समर्पित भी हैं कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में 23 का इंतजार भी करेंगे और 23 में पूरी मजबूती से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएंगे, राजस्थान से कांग्रेस को विदा करेंगे और जो लोक कल्याण का मार्ग मोदी जी ने दिखाया उस पर चल के राजस्थान की जनता के बदलाव के लिए काम करेंगे। 1 वर्ष बाद क्या होगा? 1 वर्ष कब से पैसा हो रहा है? देखिए, जो मिनिमम न्यूनतम 250 रुपये है, जो 250 रुपये उसके खाते में मैच्योर होने तक रहेंगे। हम उन परिवारों को भी मोटिवेट करेंगे कि आगे की इंस्टॉलमेंट वो जमा कराएं। हम भामाशाहों की मदद लेंगे, हम जनप्रतिनिधियों की मदद लेंगे। 1 लाख में यदि 50,000 कन्याओं को भी संबल मिलता है तो मुझे लगता है कि बड़ा काम होगा। इसलिए मुझे जिस तरीके का दृश्य अभी दिख रहा है कि लोग बहुत इच्छा से इससे जुड़ना चाह रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इससे नुकसान किसी का नहीं है, लाभ की हम पूरी कोशिश करेंगे। खाकी और खादी का टकराव टोंक में देखने को मिला, उसको लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है? किसमें? खाकी और खादी का टकराव देखने को मिला। देखिए, 2 पक्ष हैं, प्रशासन और राजनीति। ये समाज के ऐसे हिस्से हैं कि जिससे समाज और व्यवस्था चलती है। इसमें कोई अहंकार, अभिमान की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही पक्षों को समझ के साथ आगे चलने की जरूरत है। जो कुछ गलतफहमियां होती हैं जिसके कारण समाज में संदेश अलग जाता है,
मुझे लगता है उससे बचने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान है और प्रशासन को भी समय के हिसाब से तात्कालिक समझबूझ से फैसला लेने की आवश्यकता है। दिक्कत इतनी थी कि जब सरकार शिथिल होती है, उदासीन होती है, तो उसकी प्रशासनिक पकड़ कमज़ोर होती चली जाती है। राजनीतिक सत्ताधारी दल के साथ जिस तरीके का आचरण होता है तो वो पूरे पब्लिक के लोग उसको देखते हैं। मुझे लगता है कि प्रशासन और राजनीति को समन्वय के साथ काम करने की, समझने की जरूरत है। उस पर कहीं किसी तरीके की राजनीति की आवश्यकता नहीं है। पायलट और अशोक गहलोत साहब के बीच के अंदर जो तूफान आया था राजनीति को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर, क्या लगता है कुछ आगे क्या भाजपा? देखिए, अभी तो ये पता ही नहीं लग रहा कि 80 से 90 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। उसमें मंत्री भी शामिल हैं, बंगले में रह रहे हैं, दफ्तर एंटरटेन। देखिए, दो पक्ष हैं, प्रशासन और राजनीति। ये समाज के ऐसे हिस्से हैं कि जिससे समाज और व्यवस्था चलती है। इसमें कोई अहंकार, अभिमान की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही पक्षों को समझ के साथ आगे चलने की जरूरत है। जो कुछ गलतफहमियां होती हैं जिसके कारण समाज में संदेश अलग जाता है, मुझे लगता है उससे बचने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान है और प्रशासन को भी समय के हिसाब से तात्कालिक समझबूझ से फैसला लेने की आवश्यकता है। दिक्कत इतनी थी कि जब सरकार शिथिल होती है, उदासीन होती है, तो उसकी प्रशासनिक पकड़ कमज़ोर होती चली जाती है। राजनीतिक सत्ताधारी दल के साथ जिस तरीके का आचरण होता है तो वो पूरे पब्लिक के लोग उसको देखते हैं। मुझे लगता है कि प्रशासन और राजनीति को समन्वय के साथ काम करने की, समझने की जरूरत है। उस पर कहीं किसी तरीके की राजनीति की आवश्यकता नहीं है। पायलट और अशोक गहलोत साहब के बीच के अंदर जो तूफान आया था राजनीति को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर, क्या लगता है कुछ आगे क्या भाजपा? देखिए, अभी तो ये पता ही नहीं लग रहा कि 80 से 90 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। उसमें मंत्री भी शामिल हैं, बंगले में रह रहे हैं, दफ्तर एंटरटेन कर रहे हैं, तबादलों की सूची बना रहे हैं, गाड़ी घोड़े रखे हुए हैं, सुरक्षा रखी हुई है। दूसरी तरफ स्पीकर को इस्तीफा भी दिया हुआ है। अब सरकार कौन चला रहा है, क्योंकि जो जिम्मेवार लोग उन्होंने इस्तीफे दे रखे हैं। या तो इस्तीफे पाखंड हैं, और यदि इस्तीफे हकीकत हैं तो स्पीकर को उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे एक संदेश जरूर समझ में आता है कि राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता है और इस अस्थिरता की दोषी कांग्रेस पार्टी है। पिछले 4 वर्षों में आलाकमान ने इस गतिरोध को, अंतर्विरोध को दूर करने की कोई कोशिश नहीं की और उसका नतीजा ये हुआ कि राजस्थान का शासन कमज़ोर होता चला गया, नीतियां प्रभावी रूप से लागू नहीं हुई, अपराध बढ़ते चले गए, बेरोजगार बढ़ते चले गए, भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया और इस कारण कांग्रेस की इस नीति के कारण राजस्थान कमज़ोर हुआ है। आज मदन दिलावर जी का बयान है कि जो हिंदू विरोधी है वो राम विरोधी है। देखिए, बयान देने वाला ही ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएगा, लेकिन स्वाभाविक है, हिंदू भी यही हैं, राम जी के प्रति सबकी आस्था है, इसलिए मुझे लगता नहीं कोई कहीं किसी तरीके के विवाद की आवश्यकता है। हाईवे पर बजरी नागपुर के कर्मचारियों की गुंडागर्दी लगातार देखने को मिलती है, खासकर टोंक जिले में। उसको किस तरीके से देखते हैं? आप भी कई बार यहाँ से देखिए, कांग्रेस के राज में जितने माफिया पनपे हैं उसमें बजरी भी शामिल है, उसमें पर्यटन भी शामिल है, उसमें शिक्षा भी शामिल है, नकल माफिया भी शामिल है। कांग्रेस का दूसरा नाम ही माफिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जन्मदिन है, उसके बारे में मैंने बताया त्रिपुरा सुंदरी गए थे और उन्होंने एक शुरुआत करी है, बहुत अच्छी शुरुआत है। आज मैंने बताया था कि टोंक के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री आए थे, मोदी है तो मुमकिन यहाँ से चला था और सुकन्या योजना को जिस हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष ने शुरुआत की है, हम उसे आगे बढ़ाएंगे। हमने बताया 11,000 का हमने लक्ष्य दिया है, तो उसको आगे करेंगे जहाँ भी आएगा। देखिए, पहले आपकी टकराव प्रशासन और पुलिस के साथ हुआ और इस बार कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी जो हैं उनका टकराव देखने को मिला, किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूँ, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जिस हिसाब का वातावरण वो उसे पूर्व जिलाध्यक्ष के नाते और पूर्व प्रमुख के नाते जो रामविलास जी के साथ हुआ है, मैंने उनके टेलीफोन पर मैंने बात की है और मैंने ऊपर भी बात की है और मैं कह रहा हूँ जो व्यवहार उनके साथ हुआ है वो बहुत निंदनीय है, बहुत घोर निंदनीय है। एमपी साहब का लक्ष्य क्या है? मैं समझता हूं, अगर हमने उनको कहा था जहां भी कहीं हो चलने की जरूरत हो हम आगे चलेंगे, हम बीजेपी कांग्रेस तो बाद की बात है, लेकिन अगर एक आदमी को अपमानित किया जा रहा है, मैंने बताया यही डिप्टी मेरे सामने भी जब ललवाड़ी में गए थे तब भी वो इतनी बकवास कर रहा था, तभी मैंने उसको कहा था। अभी भी जिस साहब का उसके साथ बकवास हुआ, मैं समझता हूँ
उस आदमी ने रामविलास जी की कोई गलती नहीं है, रामविलास के ऊपर खुद उन्होंने हाथ छोड़ा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत निंदनीय है और ये ऐसे वातावरण नहीं होना चाहिए। मुद्दा बजरी नाके को लेकर के था, नाके को हटाने को लेकर NHI कलेक्टर को लेटर लिख चुकी है, उसके बाद में नाके हाईवे पर है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ नाके के लिए हमने खुद ने कई बार बात कर ली, यहाँ भी 4 जगह है। हमने कहा भाई प्रशासन क्या बजरी के लिए काम कर रहा है, आप ये बताओ ना वहाँ पर क्या मतलब है, जहाँ पर जैसा एक्सीडेंट भी हो रहे हैं तो हटने चाहिए। सुकन्या योजना में आपका निजी लक्ष्य क्या है? हमने और जिस साहब को आप पूछ रहे थे मैं उसे भी आगे बढ़ा देता हूँ। बार बार आप लोग पूछते हो कि टोंक जिले के अंदर में माननीय सचिन पायलट के, अशोक गहलोत जी के, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि अशोक गहलोत जी 1 घंटे पहले भी CM पद को नहीं छोड़ेंगे, मैं आपके माध्यम से कह दूं। और अगर जब भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बन जाएगी ना तब रिजाइन करने जाएंगे। अगर तब भी उनसे कहना कि 1 घंटे के लिए तो आप पायलट साहब को CM बना दो, वो कहेगा ऐसा क्यों कर दूँ मैं, तब भी नहीं करेंगे। 2 बात। तीसरी बात ये है, बार बार जब आप सबके सामने हैं कि 102 विधायकों का प्रताप सिंह खाचरियावास ने जिक्र किया कि 102 विधायकों के अंदर हों, फिर भी माननीय सचिन पायलट जी सोनिया गांधी से मिलने गए और उनके बाद जब निकल के आगे बात कही तो उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य 2023 है। अरे भले आदमी 2023 तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी 2/3 से गवर्नमेंट बनेगी, तो 2023 की तो आप सारे इकट्ठे हो लो तब भी कहीं खाता नहीं खुलता। तो मैं समझता हूँ कि जिस बात की बात करते हैं, देखिए आज के माध्यम से मैं कहूँ, आज 10 जनपद माननीय अशोक गहलोत जी के सामने छोटा पड़ रहा है, क्योंकि जिस साहब का वातावरण हुआ, कांग्रेस भी सबने कहा कि ऐसा वातावरण कभी नहीं हुआ कि 1 लाइन का प्रस्ताव, लेकिन अशोक गहलोत जी ने अपनी पावर दिखाई और बता दिया कि मैं हूँ और वो सिद्ध करके दिखा दिया। तो मैं इस बार से कह रहा हूँ कि माननीय अशोक गहलोत जी के सामने कोई और लक्ष्य नहीं है।